BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 51 टू 60 अध्याय 51। शिक्षक, मैं डू मास्टर दायरे में पहुंच गया हूं। अब जबकि वह पहले से ही बूढ़ा हो चुका है, मितेर टेंगशान देखता है कि मितेर कबीले में भारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए कोई उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं है। मितेर टेंगशान ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियां लेने के बारे में सोचा। आखिरकार उसके साथ एक डू किंगस्टर की ताकतवर मितेर टेंगशान का मानना था कि मितेर कबीले की संपत्ति के साथ उन्हें किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए। क्या आपके पास कागज और कलम है? बूढ़े ने थोड़ा सिर हिलाया और मितेर टेंगशान की ओर देखा। ये सुनकर मितेर टेंगशान ने तुरंत एक नौकरानी को बूढ़े के लिए कागज और कलम लाने के लिए बुलाया। कागज और कलम लेकर बूढ़े ने किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। समाप्त करने के बाद बूढ़े को अचानक प्रेरणा मिली और उसने फूजी स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ औषधीय सामग्री को जोड़ा। उसके बाद ही उसने सूची मितेर टेंगशान को सौंपी। बूढ़े पर इस कार्रवाई के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। आखिरकार वह बोडोन के लिए फूजी स्पिरिट गोली को परिष्कृत कर रहा था। मितेर कबीले के एक बुजुर्ग के रूप में अगर है बोडोन वापस आ सकता है तो इससे मितेर कबीले को बहुत फायदा होगा। मितेर टेंगशान ने बूढ़े से सूची प्राप्त की और ध्यान से उसकी जांच की, अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए। स्पष्ट रूप से इस सूची में सूचीबद्ध सामग्रियों की कीमतीता उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। हालांकि मितेर कबीले की निरंतरता के लिए एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद मितेर टेंगशान ने अपने दांत पीस लिए और बूढ़े से कहा, सम्मानित कीमियागर, मैं जितनी जल्दी हो सके आवश्यक सामग्री इकट्ठा करूंगा। जब समय आएगा मुझे आशा है कि आप शोधन में मदद कर सकते हैं। मितेर कबीला निश्चित रूप से अपना आभार प्रकट करेगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप सूची में दी गई सभी सामग्री एकत्र कर लेंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। चर्चा के बाद बूढ़े और अधिक देर तक नहीं रुके। मितेर टेंगशान की निगाहों के सामने वे सीधे मितेर नीलामी घर से बाहर निकल गए। मितेर नीलामी घर के बाहर बूढ़े ने अपने हाथ में बैंगनी सोने के कार्ड को देखा और एक आह भरी। अचानक बूढ़े की आंखों में एक चमक चमक उठी जब उन्होंने अपने हाथ में फन कार्ड देखा। उनके दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया, अगर वे अपने शिष्यों को यह फन कार्ड दे तो क्या इसे 10,000 गुना रिटर्न मिलेगा? अगर सफल हुए तो क्या वे बहुत ज्यादा धन नहीं कमाएंगे? इस विचार के साथ बूढ़े ने एक पल के लिए सोचा और इसकी व्यवहार्यता के बारे में और अधिक आश्वस्त हो गए। शायद वे इसे अगली बार आजमा सकते हैं। अगर यह विफल भी हो गया तो भी ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसे अपने शिष्यों के लिए जेब खर्च के रूप में माने। अपने दिल में प्रत्याशा के संकेत के साथ बूढ़े गामा पवित्र शहर को छोड़कर यूनान संप्रदाय की दिशा में चल पड़ा। ... पलक झपकते ही आखिरी मितेर नीलामी घर के बाद से 10 दिन बीत चुके थे। इस दिन बूढ़े आंगन में लियूलिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर रहा था। लियूलिंग का पूरा शरीर विशाल बाथटब में डूबा हुआ था। उसका चेहरा तनाव से लाल हो रहा था। 10 दिनों के प्रशिक्षण के बाद लियूलिंग अब 1 घंटे तक टिक सकता था। स्पष्ट रूप से उसकी शारीरिक शक्ति में काफी सुधार हुआ था। मंडप में बैठे बूढ़े ने इत्मीनान से अपनी चाय पी और थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसने लियूलिंग को अपने दांत पीसते और दृढ़ रहते हुए देखा। आज ये बच्चा पहले ही 1.5 घंटे तक लगातार डटा रहा, जो दर्शाता है कि उसने एक बार फिर अपनी सीमा पार कर ली है। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि अगली बार मुझे इस बच्चे के लिए तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए। धमाका! एक पल के बाद लियूलिंग अब और नहीं टिक सका और बाथटब से बाहर कूद गया। शिक्षक, मैंने आज 1.5 घंटे तक सहन किया। बूढ़े के पास जाकर थका हुआ लेकिन चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ लियूलिंग बोला। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी प्रगति की है। बूढ़े ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। कल मैं खुराक बढ़ा दूंगा। बूढ़े की प्रशंसा सुनकर लियूलिंग के दिल में थोड़ी उत्तेजना की भावना महसूस हुई, लेकिन जब उसने बाकी बातें सुनी तो उसने तुरंत एक पीड़ादायक भाव धारण कर लिया और कहा, खुराक फिर से बढ़ाओ। बूढ़े ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, थोड़ा नाखुश। क्या बात है, क्या तुम पीछे हट रहे हो? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। बूढ़े का स्वर कठोर हो गया। जब तक तुम 1 और महीने तक सहन करोगे, अगली बार जब मैं अपनी तकनीकी तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें निस्संदेह जबरदस्त लाभ होगा। और क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? बूढ़े की नजर लियूलिंग की ओर मुड़ी। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद क्या तुम्हें अपने शरीर के भीतर की रुकावटों में कुछ ढील महसूस नहीं हुई? ये सुनकर लियूलिंग का दिल धड़क उठा और उसने ध्यान से इसे महसूस किया। तुरंत उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। गुरु, ये सच है, मुझे कुछ ढील महसूस हो रही है। मुझे विश्वास है कि 1 और आधे महीने के साथ मैं डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर सकता हूँ, लियूलिंग ने उत्साह से कहा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह इस वर्ष केवल 17 वर्ष का था और वह पहले से ही डू मास्टर दायरे में प्रवेश करने की कगार पर था। ऐसी साधना गति वास्तव में भयानक थी। यद्यपि वह जानता था कि उसकी वर्तमान उपलब्धियों का उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इससे उसके हृदय का गर्व कम नहीं हुआ। भविष्य में वह निस्संदेह यूनान संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। लियूलिंग इतनी कम उम्र में वह डू मास्टर दायरे में प्रवेश करने की कगार पर था और कुछ समय दिए जाने पर वह 3री श्रेणी के कीमियागर के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इस उपलब्धि ने लियूलिंग के दिल को तुरंत गर्व से भर दिया। स्वाभाविक रूप से बूढ़े लियूलिंग के विचारों से अनजान था। उसने ये सुनकर बस कुछ प्रतीकात्मक प्रोत्साहन दिया, कहा, जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब समय आएगा मैं तुम्हें पुरस्कृत करना नहीं भूलूंगा। हाँ गुरु, लियूलिंग ने उत्साह से जवाब दिया, आंगन छोड़ने से पहले जोर से अपनी सहमति व्यक्त की। गुरु, मैंने एक सफलता हासिल की है। मैं आखिरकार डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर गया। तभी आंगन के प्रवेश द्वार से खुशी से भरी एक जीवंत आवाज आई। इसके तुरंत बाद एक सफेद पोशाक में एक व्यक्ति उत्साह से दौड़ता हुआ आया। वह ज़ियाओ यिक्सिन था। ओह वरिष्ठ भाई, आप भी यहाँ हैं। आंगन में प्रवेश करने के बाद ज़ियाओ यिक्सिन ने आखिरकार लियूलिंग की उपस्थिति को देखा।
अभी उसके व्यवहार के बारे में सोचते हुए वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि इस समय लियूलिंग के चेहरे पर एक अचंभित भाव था। नहीं, वह पूरी तरह से स्तब्ध दिख रहा था। लियूलिंग की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर ज़ियाओ यिक्सियन हैरान हो गई। फिर उसने अपनी नजर गूही पर घुमाई जो मंडप में था और धीरे से उसके पास पहुंचे और पुकारा, गुरु। गूही ने स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुना और संतुष्टि में सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा है कि आपने एक सफलता हासिल की है। समय बिल्कुल सही है, ये सिस्टम के पुरस्कारों को ट्रिगर करने के लिए एकदम सही है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार मुझे कौन से खजाने मिलेंगे, मेरी साधना का स्तर कितना सुधरेगा। जूनियर सिस्टर, तुमने अभी क्या कहा? तुमने एक सफलता प्राप्त की। डू मास्टर दायरे में। इस समय लियूलिंग एक सपने से जाग गया, आश्चर्य से ज़ियाओ यिक्सियन को देख रहा था। ये सुनकर ज़ियाओ यिक्सियन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसका यह वरिष्ठ भाई इतना मूर्ख क्यों लग रहा है? क्या उसने पहले ही यह नहीं कहा था? लेकिन ये देखते हुए कि वह उसका वरिष्ठ भाई था, ज़ियाओ यिक्सियन ने एक बार फिर खुद को दोहराया, हाँ, मैं अभी डू मास्टर दायरे में पहुंची हूँ। अध्याय 52। आश्चर्यचकित लियूलिंग। ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों को फिर से सुनकर लियूलिंग पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। अभी कुछ क्षण पहले वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था कि वह जल्द ही डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश कर गया, खुद को एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में सोच रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी मुंह पर थप्पड़ मारा जाएगा। इस समय लियूलिंग की इच्छा थी कि वह छिपने के लिए कोई छेद ढूंढ सके। हालांकि शर्मिंदगी की लहर के गुजरने के बाद लियूलिंग के दिमाग में बस सदमा ही रह गया था। उसे याद आया कि जब ज़ियाओ यिक्सियन अभी शामिल हुई थी तो उसका साधना स्तर केवल एक सितारा डू प्रैक्टिशनर स्तर पर था। कितना समय हो गया था? सिर्फ 1 महीना। वह सीधे डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। उसने सिर्फ 1 महीने में एक पूरा प्रमुख क्षेत्र पार कर लिया था। यह अविश्वसनीय था। लियूलिंग इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। अचानक लियूलिंग ने कुछ सोचा और मंडप में गूही की ओर देखा। क्या यह हो सकता है कि शिक्षक ने गुप्त रूप से उसकी मदद की, जिससे उसका साधना स्तर बढ़ा? ये सोचकर लियूलिंग को कड़वाहट का एहसास हुआ। शिक्षक, आप पक्षपात नहीं कर सकते। लियूलिंग की नाराजगी भरी निगाहों को महसूस करते हुए गूही ने तुरंत उसके विचारों को समझ लिया। क्या तुम सच में सोचते हो, नौजवान, कि तुम्हारी छोटी बहन की डू मास्टर क्षेत्र में सफलता का सारा श्रेय उसके गुरु को जाता है? गूही का स्वर कुछ कठोर हो गया। गूही की कठोर निगाहों का सामना करते हुए लियूलिंग को थोड़ा डर लगा और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं कहा। इस रवैये से निस्संदेह उसके विचार प्रकट हो गए। लियूलिंग की शक्ल देखकर गूही नाराज हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि तुम सच में ऐसा सोचते हो। अब मैं तुम्हें बता दूं, जब से तुम्हारी छोटी बहन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में आए हैं, उसे अपने गुरु से कभी भी कोई डूक्यूई इन्फ्यूजन या साधना सहायता नहीं मिली है। इस महीने उसने जो भी प्रगति की है वह पूरी तरह से उसकी अपनी साधना के माध्यम से है, गूही ने स्पष्ट रूप से कहा। ये सुनकर लियूलिंग ने आश्चर्य में अपना सिर उठाया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सिर्फ 1 महीने में एक बड़े क्षेत्र को तोड़ सकता है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? तुम कर सकते हो अपनी छोटी बहन से पूछो कि क्या मैंने उसे पिछले महीने में डूक्यूई इन्फ्यूजन दिया है। गूही ने आगे कुछ भी स्पष्ट किए बिना कहा। ये सुनकर लियूलिंग खुद को ज़ियाओ यिक्सियन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने से रोक नहीं सका। उसकी आंखें पूछताछ से भरी हुई थी। ज़ियाओ यिक्सियन ने उनकी बातचीत सुनने और लियूलिंग की निगाहों को देखने के बाद कुछ भी नहीं छिपाया और स्पष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ भाई, हमारे शिक्षक ने जो कहा वह सही है। उन्होंने मुझे इस महीने कोई डूक्यूई इन्फ्यूजन नहीं दिया है। ज़ियाओ यिक्सियन की प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर लियूलिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक गूही के सामने चला गया और जोर से घुटने टेक दिया। शिक्षक, मैं गलत था, लियूलिंग ने गंभीरता से कहा। लियूलिंग को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखकर गूही की आंखों में संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। आखिरकार इस बदमाश ने उसे पूरी तरह से निराश नहीं किया था। फिर गूही ने एक सख्त भाव बनाए रखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या गलत किया? लियूलिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जवाब दिया, गुरु, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था और मुझे अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर गूही ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, तुम उठ सकती हो। गूही के शब्दों को सुनकर लियूलिंग धीरे से खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शर्म का भाव था। गूही ने लियूलिंग को देखा और बोलना शुरू किया, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी छोटी बहन इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ी? लियूलिंग ने अपना सिर उठाकर गूही की ओर देखा और पूछा, क्यों? क्या आप जानते हैं कि इस महाद्वीप पर असाधारण संविधान वाले लोग पैदा होते हैं और उनकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से अलग होती है? गूही ने शांत स्वर में समझाया, असाधारण संविधान के साथ पैदा हुए। ये सुनकर लियूलिंग ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये पहली बार था जब उसने इस अवधारणा के बारे में सुना था। क्या ये हो सकता है कि मेरी छोटी बहन? अचानक लियूलिंग ने कुछ सोचा और चौंक कर ज़ियाओ यिक्सियन को देखा। हाँ, तुम्हारी छोटी बहन वास्तव में एक असाधारण संविधान के साथ पैदा हुई है। गूही ने लियूलिंग की अक्कलों की पुष्टि की। इस दुनिया में असाधारण संविधान के विभिन्न प्रकार हैं। उदाहरण के लिए, साक्षित उत्तम बोली हृदय कीमिया के लिए पैदा हुआ, कीमिया की एक स्वाभाविक समझ के साथ और किसी भी दुर्घटना को छोड़कर एक पीढ़ी का कीमिया सम्राट बनने के लिए किस्मत में है। उदाहरण के लिए, जेट्सनेक थरी फ्लावर पुपिल्स एक नजर से सर्प के आकार के जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ। इसके अलावा वहाँ शोकपूर्ण विष शरीर है, सभी प्रकार के विषों को खाकर अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम। ये कहने के बाद गूही ने ज़ियाओ यिक्सियन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। गूही की नजर से मिलते ही ज़ियाओ यिक्सियन को भी कुछ हद तक झटका लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में उसके जैसे असाधारण संविधान वाले लोग भी होंगे।
फिर बूहे ने अपना ध्यान लियू लिंग की ओर लगाया, जो अब अचंभित था, और बोलना जारी रखा, इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो डू भगवान के वंश के साथ पैदा हुए हैं, जन्म से ही डू सन की साधना रखते हैं। बूहे खड़े हुए लियू लिंग को देखा और कहा, डू क्यूई का महाद्वीप विशाल और असीम है, अनगिनत प्रतिभाओं से भरा हुआ है। लिंगर, जो आप आमतौर पर देखते हैं वो सिर्फ हिमशल का सिरा है। छोटी सी उपलब्धि से अहंकारी मत बनो और यह मत सोचो कि तुम अजेय हो। बूहे के शब्द सुनकर लियू लिंग का मन कांप उठा। 7 छिद्र उत्तम गोली हृदय, जैद साहब 3 फूल पुतलियां, दुखद विष शरीर, डूब और वंश। ये अपरिचित शब्द, हालांकि लियू लिंग उन्हें पहली बार सुन रहा था, उसे गहराई से हिलाकर रख दिया। तो इस दुनिया में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग थे। इस क्षण लियू लिंग के दिल में सारा गर्व गायब हो गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प था। गुरु, मैं समझ गया। लियू लिंग ने गूहे को सम्मान से देखा। समझना अच्छा है, मैंने ये बातें आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कही, गूहे ने शांत स्वर में कहा। एक असाधारण संविधान के साथ पैदा होना आपको दूसरों की तुलना में एक उच्च प्रारंभिक बिंदु दे सकता है, लेकिन साधना के मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी भी आपके जन्म के बाद के प्रयासों पर निर्भर करता है। जब तक आप लगन से साधना करते हैं, आप निस्संदेह भविष्य में कुछ हासिल करेंगे। यहाँ रुकते हुए गूहे का स्वर नर्म हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा अपने शिक्षक के संचरण और आसव के मार्गदर्शन और सहायता के साथ जब तक आप प्रयास करते हैं, तब तक कोई कारण नहीं है कि आप असाधारण संविधान वाले लोगों से आगे न निकल सके। ये सुनकर लियू लिंग का दिल हिल गया। ये सही है, तो क्या हुआ अगर दूसरों के पास असाधारण संविधान है? जब तक वह लंबे समय तक संचरण और आसव को सहन कर सकता है, तो वह उनसे आगे क्यों नहीं निकल सकता? ये सोचकर लियू लिंग अपने आत्मविश्वास को वापस पाने में मदद नहीं कर सका और उसकी आंखों में एक और अधिक दृढ़ नजर चमक उठी। ये दृश्य देखकर गूहे ने चुपके से स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि यह बदमाश इस सबक को सीखने के बाद बेहतर के लिए बदल जाएगा। शिक्षक, क्या मैं जान सकता हूँ कि छोटी बहन के पास किस तरह का असाधारण संविधान है? इस समय लियू लिंग ने कुछ जिज्ञासा के साथ जियो इक्सियन की ओर देखा। असाधारण संविधान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें आसानी से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, गूहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और गंभीर स्वर में कहा। जियो इक्सियन का दुखद विष शरीर बहुत महत्वपूर्ण था और एक बार ये लीक हो गया तो यह आपदा ला सकता है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसी परेशानी को संभाल नहीं सकता था, इसलिए वह इस समय लियू लिंग को यह नहीं बता सकता था। गूहे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर लियू लिंग को कुछ समझ में आया और उसने वादा किया, मैं समझता हूँ गुरु, मैं जूनियर बहन के असाधारण संविधान के बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगा। अध्याय 53, 10,000 गुना रिटर्न, 200 मिलियन सोने के सिक्के। लियू लिंग की प्रतिक्रिया सुनकर गूहे ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी से वापस आओ और थोड़ा आइस और बाम लगाओ। कल अपना विशेष प्रशिक्षण जारी रखो। जब तुम डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें फिर से तकनीकें प्रेषित करूंगा। तकनीकों के प्रसारण के बारे में सुनकर लियू लिंग की आत्मा कांप उठी। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, शिष्य आज्ञा का पालन करता है। इसके बाद लियू लिंग ने गूहे को प्रणाम किया और आंगन छोड़ने से पहले जियोई जियान को सिर हिलाया। शिक्षक, क्या वरिष्ठ भाई ठीक है? लियू लिंग की विदा होती हुई आकृति को देखकर जियोई जियान को एक अकथनीय अपराध बोध हुआ। क्या उसने वरिष्ठ भाई को उकसाया? अगली बार अपनी सफलता के बाद उसे और अधिक शांत रहना चाहिए। जियोई जियान ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगर यह बच्चा इस छोटी सी बाधा को नहीं संभाल सकता तो वह भविष्य में कुछ खास नहीं कर पाएगा। गूहे ने सहजता से अपना हाथ हिलाया और फिर अपनी नजर जियोई जियान की ओर घुमाई। मैंने वादा किया था कि एक बार जब तुम डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। गूहे ने जियोई जियान को इशारा किया और कहा, अब जब तुम प्रवेश कर चुके हो तो मेरे लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये सुनकर जियोई जियान की आंखें चमक उठी और वह उत्साह से गूहे के पास पहुंची। जियोई जियान के उत्साहित भाव को देखकर गू सहज रूप से फिर से तकनीक का प्रदर्शन करना चाहता था। अचानक पिछली बार का विचार उसके दिमाग में आया। आज इसे परखने का अच्छा मौका था। ये सोचते हुए गूहे ने सीधी ट्रांसमिशन नहीं किया बल्कि स्टोरेज रिंग पर अपना हाथ फिराया। जल्द ही उसके हाथ में 7 लाइनों वाला एक सुनहरा कार्ड दिखाई दिया। प्रशिक्षु, आपके पास विष शरीर है और आपको बड़ी मात्रा में विष निगलना होगा। यद्यपि आप संप्रदाय के भीतर हर महीने औषधीय सामग्री के एक बैच के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हर बार विष का अनुरोध करते हैं तो ये संदेह पैदा कर सकता है। ये कहने के बाद गू ने 7 पंक्तियों वाला बैंगनी सोने का कार्ड जियोई जियान को सौंप दिया। ये 7 पंक्तियों वाला फंड कार्ड है। इसमें 2.2 मिलियन सोने के सिक्के हैं। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहर खरीदने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। गूहे द्वारा सौंपे गए बैंगनी सोने के कार्ड को जियोई जियान ने एक तक देखा, कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। हालांकि वह नहीं जानती थी कि 7 पंक्तियों वाला बैंगनी सोने का कार्ड क्या दर्शाता है, लेकिन 2.2 मिलियन सोने के सिक्के उसे चौंका देने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि उसने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह 2.2 मिलियन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझती थी। जब वह किंग शान टाउन में 10,000 पॉइजन हॉल में काम कर रही थी तो वह एक साल में केवल 1,000 सोने के सिक्के कमाती थी। उसकी समझ के अनुसार 10,000 पॉइजन हॉल की वार्षिक आय 20,000 सोने के सिक्कों से भी कम थी। 2.2 मिलियन सोने के सिक्के एक साल में 100 से ज्यादा 10,000 पॉइजन हॉल की आय को दर्शाते थे। इतनी बड़ी रकम ने जियोई जियान को थोड़ा असहज महसूस कराया। गुरु, ये इतना पैसा शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। एक पल के लिए झिझकने के बाद जियोई जियान ने अपने होंठ काटे और अप्रत्याशित रूप से गूहे द्वारा सौंपे गए बैंगनी सोने के कार्ड को स्वीकार कर दिया। ये सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। इस लड़की ने मना क्यों किया? गूहे हैरान था। ये पहली बार था जब जियोई जियान ने उससे कुछ अस्वीकार किया था। क्यों? गूहे ने कुछ उलझन के साथ जियोई जियान को देखा।
गुरु, आपने शिष्य को कीमिया और मार्शल आर्ट तकनीकों की अंतर्दृष्टि प्रदान की है और यहाँ तक कि दीक्षा के माध्यम से तकनीकों को प्रसारित करने के लिए भी गए हैं। शिष्य के लिए ये पहले से ही बहुत बड़ा उपकार है। ज़ियाओ यीजियान ने धीमी आवाज में समझाया, एक शिष्य एक शिक्षक के पैसे कैसे खर्च कर सकता है। उसके शब्दों पर बूहे रुक गया और ज़ियाओ यीजियान के चेहरे पर संघर्षपूर्ण भाव को देखा अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। शायद ज़ियाओ यीजियान की नज़र में मार्शल आर्ट तकनीक और यहाँ तक कि कीवी की खेती की शिक्षाएं सामान्य मानी जाती थी। इसीलिए ज़ियाओ यीजियान ने गूहे द्वारा दिए गए पुरस्कारों को आसानी से स्वीकार कर लिया। हालांकि शिष्य को सीधे पैसे देना अनुचित लगता था क्योंकि यह शिक्षण और मार्गदर्शन के दायरे से बाहर था। इसलिए कुछ हिचकिचाहट के बाद ज़ियाओ यीजियान ने गूहे द्वारा पेश किए गए बैंगनी सोने के कार्ड को अस्वीकार करने का फैसला किया। ये समझते हुए गूहे कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। ज़ियाओ यीजियान को देखते हुए, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो और न्याय की प्रतीक्षा कर रही हो, वह चुपचाप मुस्कुराया। मूर्ख लड़की, गूहे ने आगे बढ़कर ज़ियाओ यीजियान के सिर को सहलाया, फिर सीधे उसके हाथ में बैंगनी सोने का कार्ड थमा दिया। शिक्षक, मैं। ज़ियाओ यीजियान ने अपने हाथ में बैंगनी सोने के कार्ड को देखा, असहज महसूस करते हुए कुछ कहना चाहती थी। ठीक है, चूंकि यह शिक्षक की ओर से एक उपहार है, बस इसे आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करें। इसके बारे में बहुत अधिक न सोचें। गूहे ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर असामान्य रूप से दबंग था। लेकिन शिक्षक, मैं। ज़ियाओ यीजियान ने झिझकते हुए समझाना चाहा, बड़े का तोहफा, मना मत करना। क्या तुम अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करना चाहते हो? गूहे का स्वर कठोर हो गया। ठीक है, ठीक है। ये देखकर कि गूहे थोड़ा गुस्से में लग रहा था, ज़ियाओ यीजियान ने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब ज़ियाओ यीजियान ने इसे स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की तो आखिरकार गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटी, तुम्हारे गुरु के लिए मात्र 2.2 मिलियन सोने के सिक्के कुछ भी नहीं है। बस इसे मन की शांति के साथ ले लो। इसे अपने गुरु द्वारा तुम्हें जेब खर्च देने के रूप में समझो। भविष्य में अगर तुम्हें किसी जहर की आवश्यकता होगी तो तुम उसे खुद खरीदने के लिए गामा इंपीरियल सिटी जा सकते हो। गूहे ने धीरे से मुस्कुराते हुए ज़ियाओ यीजियान के छोटे से सिर को सहलाया। गूहे के कोमल शब्दों को सुनकर ज़ियाओ यीजियान की बेचैनी धीरे धीरे दूर हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद गुरु। गूहे बिना कुछ कहे मुस्कुराया। डेंग ने पाया कि मेजबान ने दूसरे शिष्य ज़ियाओ यीजियान को 2.2 मिलियन सोने के सिक्के दिए थे। 220 मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त करके 10,000 गुना रिटर्न को ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। सभी सिक्के सिस्टम स्पेस में जमा कर दिए गए हैं। कृपया ध्यान से जांच करें, मेजबान। इस समय गूहे के दिमाग में धीरे धीरे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। ये तरीका काम कर गया। हालांकि प्रॉम्प्ट की सामग्री के बारे में सोचने के बाद गूहे की आंखों में घबराहट के भाव दिखाई दिए। 10,000 गुना रिटर्न, 220 मिलियन सोने के सिक्के, ये कितना पैसा था? इस समय गूहे थोड़ा अवाक था। अभी उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, क्या अचानक इतना पैसा पेश करने से जियामा साम्राज्य में मुद्रास्फीति होगी? शायद अगर वह पूरा जियामा साम्राज्य बेच भी दे तो भी उसे इतना पैसा नहीं मिल पाएगा। हालांकि भले ही इससे मुद्रास्फीति हो, लेकिन इससे उसका क्या लेना देना है? गूहे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका दिमाग तेजी से सिस्टम स्पेस में घुस गया और उसने एक नजर डाली। सोने के सिक्कों का कल्पित विशाल ढेर दिखाई नहीं दिया। गूहे की नजर इधर उधर घूमी और उसने सिस्टम के शून्य में एक रहस्यमय बैंगनी कार्ड तैरता हुआ पाया। एक विचार के साथ गूहे ने सीधे बैंगनी सोने के कार्ड को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा उमड़ पड़ी। अनंत सोने का सिक्का कार्ड, अधिकतम शेष 2.2 मिलियन सोने के सिक्के, शेष सोने के सिक्के 220 मिलियन, क्षमता सोने के सिक्कों को स्वचालित रूप से फिर से भरना। एक संक्षिप्त परीक्षा के बाद गूहे ने इस बैंगनी सोने के कार्ड की क्षमता को पूरी तरह से समझ लिया। इस बैंगनी सोने के कार्ड की क्षमता को समझने के बाद गूहे के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 54, 10,000 गुना रिटर्न, 8वीं रैंक गोल्डन फेदर जायंट ईगल। गूहे के विचार हिल गए और एक साथ पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड उसके हाथ में दिखाई दिया, जो कि ज़ियाओ यीजियान के हाथ में था। पहली नजर में दो बैंगनी सोने के कार्ड बिना किसी ज्यादा अंतर के एक जैसे 7 पंक्ति वाले बैंगनी सोने के कार्ड लग रहे थे। हालांकि जब गूहे की चेतना इस बैंगनी सोने के कार्ड पर टिकी तो वह इस कार्ड के बारे में जानकारी पढ़ सकता था। तारांकन अनंत सोने का सिक्का कार्ड, तारांकन। तारांकन अधिकतम शेष 2.2 मिलियन सोने के सिक्के, तारांकन। तारांकन शेष सोने के सिक्के 220 मिलियन, तारांकन। तारांकन क्षमता सोने के सिक्कों को स्वचालित रूप से फिर से भरना, तारांकन। अपने हाथ में 7 पंक्ति वाले बैंगनी सोने के कार्ड को देखते हुए गूहे के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस समय वह पहले से ही इस बैंगनी सोने के कार्ड का उद्देश्य समझ गया था। उसे जो उत्साहित कर रहा था वह ये था कि इस बैंगनी सोने के कार्ड में 220 मिलियन सोने के सिक्के थे। 220 मिलियन, हे भगवान! गूहे अपने मन में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तारांकन धमाका, तारांकन फूल खिल गया। इस बैंगनी सोने के कार्ड के साथ गूहे के बारे में कहा जा सकता है कि उसने पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है। भविष्य में चाहे वह विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हो या नीलामी में भाग लेना हो, गूहे स्वतंत्र रूप से लिप्त हो सकता है। जब भी उसे कोई ऐसी चीज दिखती जिसकी उसे जरूरत होती, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खरीद सकता था या अमीर होने की खुशी थी। इसके अलावा जिस बात ने अप्रत्याशित रूप से गूहे को आश्वस्त किया वह यह था कि यह बैंगनी सोने का कार्ड सतह पर केवल 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड था। जांच करने पर इसमें केवल 20 मिलियन सोने के सिक्के थे। हालांकि एक बार जब गूहे ने इन 20 मिलियन सोने के सिक्कों को खर्च कर दिया तो बैंगनी सोने का कार्ड अपनी भूमिका निभाएगा, अपने आप अंदर के सोने के सिक्कों को फिर से भर देगा। ये फंक्शन केवल तभी गायब हो जाएगा जब गूहे ने पूरे 220 मिलियन सोने के सिक्के खर्च कर दिए हों।
गूहे अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। सिस्टम वास्तव में विचारशील था। ये क्षमता उसे बहुत परेशानी से बचाएगी। आखिरकार बैंगनी सोने के कार्ड के अंदर सोने के सिक्कों का संतुलन किसी को भी दिखाई दे रहा था। अगर कोई 7 पंक्ति वाले बैंगनी सोने के कार्ड को 220 मिलियन सोने के सिक्कों से भरा हुआ देखता तो उसे लगता कि यह असंभव है, और यहाँ तक कि उसे नकली भी मान लेता। हालांकि एक अनंत सोने के सिक्के वाले कार्ड की सेटिंग ने इस छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से हल कर दिया। ये बहुत सुविधाजनक था। शिक्षक, आपको क्या हो गया है? जैसे ही गूहे अचानक धन प्राप्ति की खुशी में डूबा हुआ था, उसके बगल में खड़ी जियो जियान ने गूहे को बैंगनी सोने का कार्ड पकड़े और मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसते हुए देखा तो वह सावधानी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। जियो जियान की आवाज सुनकर गूहे तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। अपने पिछले प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तारांकन, सौभाग्य से गूहे के पास एक ठोस मानसिक गुण था। हालांकि वह अंदर से थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, फिर भी उसने सतह पर एक शांत व्यवहार बनाए रखा। जब तक वह शर्मिंदा नहीं था तब तक शर्मिंदा होने वाला निश्चित रूप से कोई और था। इस सिद्धांत का पालन करते हुए गूहे ने अपने हाथ में फनकार को स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, अपना गला साफ किया और जियो जियान को देखते हुए कहा, अगला मैं तुम्हें दूसरा इनाम दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गूहे ने हाथ बढ़ाया और एक पूरी तरह से नीले रंग का राक्षस अंडा तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दिया। हाँ, यह क्या है? एक राक्षस अंडा। गूहे के हाथ में अचानक दिखाई देने वाले राक्षस अंडे को देखकर जियो जियान की आंखें आश्चर्य से चमक उठी और वह धीरे से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। गूहे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और परिचय देते हुए कहा, ये सही है, ये 5वीं रैंक का जादुई जानवर का अंडा है और ये दूसरा इनाम भी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 5वीं रैंक का जादुई जानवर का अंडा। तारांकन, ये सुनकर जियो जियान का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। 5वीं रैंक के जादुई जानवर के अंडे का मूल्य निश्चित रूप से गूहे द्वारा उसे दिए गए बैंगनी सोने के कार्ड से कम नहीं था, है ना? फिर जियो जियान की आंखों में खुशी दिखाई दी। बचपन से लेकर वयस्कता तक वह हमेशा अपने साथ एक जादुई जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने की उम्मीद करती थी। किंगशान टाउन में वापस, हालांकि उसके पास एक नीला चील था जो उसके बहुत करीब था और उसके साथ आकाश में उड़ने के लिए भी तैयार था, जियो जियान जानती थी कि नीला चील उसका पालतू नहीं माना जाता था। उसका अपना जीवन था और वह हर समय उसके साथ नहीं रह सकता था। उनका रिश्ता दोस्तों जैसा था। अब 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर को पालतू जानवर के रूप में पाकर जियो जियान स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने गूहे को देखा और पूछा, गुरु, इस 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के अंडे में कौन सा जादुई जानवर है? गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर आयरन विंग जायंट ईगल का अंडा है। आयरन विंग जायंट ईगल, एक उड़ने वाला जादुई जानवर। तारांकन, इन शब्दों पर जियो जियान के चेहरे पर उत्साह दिखा। वह खुशी से नाचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने हमेशा एक उड़ने वाले जादुई जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने का सपना देखा था ताकि वह अपने पालतू जानवर की सवारी कर सके और आसमान में आजादी से उड़ सके। क्या तुम्हें ये पसंद है? गूहे ने जियो जियान की ओर देखा, जो उत्साह से भरी हुई थी। उसके मुंह का आकार थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे ये पसंद है गुरु, मुझे ये वाकई पसंद है। जियो जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाया। इस समय वह जो सोच रही थी वह ये था कि जब वह किंगशान टाउन लौटी और लिटिल ब्लू को पाया तो पालतू जानवर होने का मतलब एक साथी होना होगा। जबकि जियो जियान पालतू जानवर पाने के उत्साह में डूबा हुआ था, गूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग, मेजबान ने दूसरे शिष्य जियो जियान को 5वीं रैंक का आयरन विंग जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा दिया है। 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। आपने 8वीं रैंक का गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा प्राप्त किया है। 8वीं रैंक के गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर के अंडे को सिस्टम स्पेस में वितरित किया गया है। कृपया इसे जांचें, होस्ट। तारांकन, अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे ने उत्साह की लहर महसूस की। 10,000 गुना वापसी, एक 8वीं रैंक का गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा, एक 5वीं रैंक का जादुई जानवर का अंडा वास्तव में एक 8वीं रैंक के जादुई जानवर के अंडे के बदले में। तारांकन, इस पल में गूहे को बेहद खुशी महसूस हुई। जियो जियान को उत्साह में डूबे हुए आयरन विंग जायंट ईगल जादुई जानवर के अंडे को गले लगाते हुए देखकर गूहे ने अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस में डुबोने में संकोच नहीं किया। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर गूहे के सामने शून्य में लटका हुआ एक सुनहरा विशालकाय अंडा आया। सुनहरे विशालकाय अंडे पर रहस्यमय रून के शिलालेख थे जो चमकदार सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। यह एक 8वीं रैंक के जादुई जानवर का अंडा था। वास्तव में यह असाधारण था, सुनहरा और चमकीला, सिर से पैर तक भव्यता की भावना को प्रकट करता हुआ। डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेजबान गोल्डन फेदर जायंट ईगल के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? तारांकन, जैसे ही गूहे की चेतना गोल्डन जायंट अंडे के पास पहुंची, सिस्टम से एक संकेत अचानक उसके दिमाग में गूंज उठा। गूहे थोड़ा स्तब्ध था, फिर उसने जियो जियान के बारे में सोचा जो अभी भी बाहर था। उसने सिस्टम के अनुरोध को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। हालांकि जिस क्षण गूहे ने गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर के अंडे को छुआ, उसने इस 8वें दर्जे के जादुई जानवर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। गोल्डन फेदर जायंट ईगल, एक 8वें दर्जे का जादुई जानवर, एक अतुलनीय रूप से विशाल शरीर वाला था। एक बार पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसके पंख जब फैल जाते थे तो आकाश को अवरुद्ध कर देते थे और सूरज को ढक लेते थे। इसके अलावा 8वें दर्जे के जादुई जानवरों में गोल्डन फेदर जायंट ईगल की उड़ान की गति सबसे ऊपर थी। इसके अलावा गोल्डन फेदर जायंट ईगल एक सुनहरा गुण वाला जादुई जानवर था। इसका पूरा शरीर हीरे जैसा था जिसमें बेजोड़ सुरक्षा थी। ये सुनहरी तलवार की हुई भी उगल सकता था जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने में सक्षम थी।
गोल्डन फेदर जायंट ईगल की विशेषताओं के बारे में जानने के बाद गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस बार उसने वास्तव में एक खजाना हासिल कर लिया था। ये गोल्डन फेदर जायंट ईगल बचाव कर सकता था, हमला कर सकता था और भाग सकता था। ये वास्तव में एक सर्वांगीण पालतू जानवर था। इसके अलावा गोल्डन फेदर जायंट ईगल एक 8वीं रैंक का जादुई जानवर था। एक बार अंडे से निकलने के बाद इसमें 6ठी रैंक के शिखर की ताकत होगी, जो मानव 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र के बराबर है। अध्याय 55 20 साल की साधना। 9 सितारा डू सम्राट के बराबर ताकत वाला एक पालतू जानवर निस्संदेह वर्तमान गूहे के लिए एक शक्तिशाली सहायता है। ये सोचते हुए गूहे के दिल में उत्साह बढ़ गया, क्योंकि उसने शून्य में लटके हुए सुनहरे विशालकाय अंडे को देखा। इसके बाद बाहर जियो यिजियान के बारे में सोचते हुए गूहे ने जल्दी से अपने दिमाग को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गया। चेतन में लौटने पर गूहे ने पाया कि जियो यिजियान अभी भी अपने हाथों में जादुई जानवर के अंडे का अध्ययन कर रही थी। उसका उत्साह उमड़ रहा था। ऐसा लगता है कि यह लड़की मुझसे भी ज्यादा उत्साहित है। अपने दिल में हल्की सी आह भरते हुए गूहे ने अपना गला साफ किया। फिर जियो यिजियान से बोला, शिष्य, पहले अंडे को हटाओ। तुम्हारे गुरु के पास तुम्हें देने के लिए तीसरा इनाम है। ये सुनकर जियो यिजियान ने अनिच्छा से जादुई जानवर के अंडे को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। आओ और अपने गुरु के सामने बैठ जाओ, गूहे ने कहा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने जियाओ यिजियान की ओर हाथ हिलाया। ठीक है। जियाओ यिजियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, गूहे के सामने आए और धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसका चेहरा प्यारा और मूर्ख लग रहा था। उसने पूछा, गुरु, क्या आप मुझ पर डोकी हुई इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं? गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। बाद में आपको ध्यान केंद्रित करने और डोकी हुई साधना को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जो मैं आपकी पूरी ताकत से आपको देने जा रहा हूँ। यदि आप पकड़ नहीं सकते हैं तो तुरंत अपने गुरु को रोकने दें, अन्यथा यह आपके मेरिडियन को नुकसान पहुंचा सकता है। गूहे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जियाओ यिजियान ने सिर हिलाया, कहा, शिष्य समझ गया। गूहे ने एक कदम आगे बढ़ाया, जियाओ यिजियान के पीछे गया और फिर अपनी हथेलियां उसकी पीठ पर रख दी। एक विचार के साथ गूहे ने सीधे ज्ञान को आगे बढ़ाने के कौशल का उपयोग किया। अपनी डूकी हुई साधना को जियाओ यिजियान के शरीर में डाल दिया। जियाओ यिजियान जमीन पर बैठ गया, कुछ हद तक उम्मीद महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य है, ज्ञान के इस संचरण के बाद मेरी साधना के स्तर में कितना सुधार हो सकता है। विचारों में खोए हुए जियाओ यिजियान का चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही पल एक अत्यंत शुद्ध और अपार ऊर्जा जियाओ यिजियान के शरीर में प्रवेश कर गई। मम्मा, अचानक चौंक कर जियाओ यिजियान एक कोमल कराह के बिना नहीं रह सकी। ये दर्द कर रहा है। एक बार जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसने अपने दांत पीस लिए, अपने मन को एकाग्र किया और गूहे के निर्देशों का पालन किया। अपने शरीर में प्रवेश करने वाली शुद्ध ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित किया। इस शुद्ध ऊर्जा के संचार के तहत जियाओ यिजियान के शरीर में डूकी हुई का चक्रवात जल्दी से पूरी तरह से भर गया। धमाका! एक दबी हुई आवाज के साथ जियाओ यिजियान की आभा बदल गई, आसानी से दायरे से बाहर निकल गई। 2 सितारा डू मास्टर की हाल की सफलता के कुछ ही सांस बाद जियाओ यिजियान एक बार फिर से आगे निकल गई। 2 सितारा डू मास्टर के स्तर तक पहुंच गई। सौभाग्य से लिउलिंग इस समय पहले ही जा चुकी थी, अन्यथा इस दृश्य को देखना निस्संदेह उसके लिए एक भारी झटका होता। जियो यिजियान को दृढ़ निश्चय देखकर गूहे ने उसमें शुद्ध शक्ति का संचार जारी रखा। एक पल के बाद जियो यिजियान के शरीर से एक और आवाज आई और उसकी आभा फिर से बदल गई। 3 स्टार डू मास्टर। इस समय उसके पास पहले से ही 3 स्टार डू मास्टर की ताकत थी। ये सब महसूस करते हुए, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जियो यिजियान ने अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत होते हुए महसूस करते हुए एक हल्की मुस्कान भी प्रकट की। दृढ़ रहो, मुझे फिर से दृढ़ रहना चाहिए। केवल इसी तरह से मैं मजबूत बन सकती हूँ। जियो यिजियान ने अपने दिल में खुद को जमकर प्रोत्साहित किया। एक और क्षण के बाद एक दबी हुई आवाज के साथ जियाओ यिजियान ने एक बार फिर सफलता का अनुभव किया। सफलतापूर्वक एक 4 स्टार डू मास्टर के दायरे में पहुंच गई और इस सफलता के साथ जियाओ यिजियान आखिरकार और अधिक नहीं रुक सका और सीधे चिल्लाया, मास्टर, मैं आगे नहीं जा सकता। मास्टर, कृपया जल्दी से रुकें। अपने मेरिडियन में फटने वाले दर्द को महसूस करते हुए, जैसे कि टूटने का खतरा था, जियाओ यिजियान ने जल्दी से चिल्लाया। जियाओ यिजियान की आवाज सुनकर गूहे को पता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत डूकी हुई जलसे को रोक दिया। और जैसे ही गूहे रुका, सिस्टम से एक त्वरित ध्वनि अचानक उसके दिमाग में गूंजी। डिंग ने मेजबान को दूसरे शिष्य को आधे दिन की साधना प्रदान करते हुए पाया। मेजबान को 5000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने 20 वर्ष की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। 4 सितारा डू सम्राट के अनुरूप 20 वर्ष की साधना प्रणाली स्थान में जमा हो गई है। कृपया ध्यान से जांच करें। मेजबान 5000 गुना प्रतिफल, 20 वर्ष की साधना प्रणाली संकेत की सामग्री सुनकर गूहे को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। इस 20 वर्ष की साधना को आत्मसात करते हुए उसकी शक्ति में एक बार फिर से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जियाओ यिजियान को देखते हुए, जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके उसके सामने बैठी थी, अपने भीतर की ऊर्जा को पचा रही थी, गूहे ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। इस अवधि के दौरान छोटी लड़की ने अपने शरीर को शांत करने के लिए ज़ैड बोन पाउडर का उपयोग किया और ऐसा लगा कि यह काम कर गया है। वह वास्तव में मेरी 1.5 दिन की शक्ति का सामना कर सकती है। गूहे के लिए भले ही ये केवल आधे दिन की अतिरिक्त साधना हो, सिस्टम द्वारा इसे वापस करने के बाद यह अभी भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा है। यही कारण है कि गूहे अपने शिष्यों से लगातार अपने शरीर को संयमित रखने के लिए कहते हैं। जब तक उनकी शारीरिक शक्ति में सुधार होता है, वे ज्ञान के संचरण के दौरान थोड़ी देर तक टिक सकते हैं। और जब तक वे थोड़ी देर तक टिक सकते हैं, इसका मतलब है कि उनकी अपनी ताकत में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ये सोचकर गूहे ने चुपके से तीव्रता बढ़ाने और उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का फैसला किया। जहां तक जियो यिजियान की बात है, वह अच्छा कर रही है। हर दिन जहर निगलने से भी अच्छा स्वयं प्रभाव प्राप्त होता है।
गूही का मुख्य ध्यान अब लियू लिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण पर है। जियोई जियान को कुछ समय तक जागने का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए देखकर गूही का मन उत्तेजित हो गया और वह तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। एक नजर डालते हुए उसने देखा, सुनहरे विशाल अंडे के अलावा सिस्टम स्पेस में एक गोलाकार सफेद प्रकाश क्षेत्र। सफेद प्रकाश क्षेत्र को देखते हुए गूही की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। आखिरकार इसमें 20 साल की साधना शामिल है। अगर इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाए तो शायद कोई नौ सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच सकता है। उत्तेजना के एक पल के बाद गूही थोड़ा शांत हो गया और उसका मन धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गया। अपने शरीर में लौटने पर गूही ने देखा कि जियो इक्सियन अभी तक नहीं जागा था। वह जल्दी में नहीं था। वह एक मंडप में आया, अपने लिए एक कप चाय डाली और चुपचाप इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद जियाओ इक्सियन की पलकें झपकने लगी और उसने आखिरकार धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने मंडप में गूही को देखा, फिर अपनी खुद की साधना को महसूस किया। उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखा। शिक्षक, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मैं पहले ही 4 स्टार डू मास्टर के स्तर पर पहुंच चुका हूँ। जियाओ इक्सियन ने गूही की ओर उत्साह से चिल्लाया। मुझे पता है। उत्साहित जियाओ इक्सियन को देखकर गूही मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बाद में जियाओ इक्सियन गूही के विपरीत दिशा में भागा, उसके लिए एक कप चाय डाली और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद शिक्षक। मैं आपको शराब के बजाय एक कप चाय देता हूँ। अच्छा। गूही ने जियाओ इक्सियन को कृपालुता से देखा और दोनों ने हल्के से अपने कप टकराए। अगर तुम सच में अपने शिक्षक को धन्यवाद देना चाहते हो तो मेरे लिए ज्यादा बार चिकन सूप बनाओ, गूही ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर जियाओ इक्सियन ने तुरंत कसम खाई, शिक्षक आपने अभी बहुत मेहनत की है। अब से मैं हर दिन आपके लिए चिकन सूप बनाऊंगा। गूही ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे सबसे ज्यादा पसंद था जियाओ इक्सियन द्वारा बनाया गया चिकन सूप पीना। चिकन सूप पीना वाकई एक सुखद चीज है। अध्याय 56, 8 सितारा डू सम्राट का शिखर तारांकन। शिक्षक, इस जादुई जानवर के अंडे से कैसे निकला जा सकता है? जियो इक्सियन का दिमाग घूम गया और उसने आयरन विंग जायंट ईगल के जादुई जानवर के अंडे को गले लगा लिया, उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक। ये सुनकर गूही ने उसके हाथ में नीले जादुई जानवर के अंडे को देखा और कहा, आयरन विंग जायंट ईगल को भी सोने की विशेषता वाला जादुई जानवर माना जाता है। जब तुम्हारे पास समय हो तो जियामा राजधानी शहर जाओ, कुछ सोने की विशेषता वाले जादुई कोर खरीदो और उन्हें उसके बगल में रखो। जब ये सोने की विशेषता वाले जादुई कोर से शक्ति को अवशोषित करता है तो यह फूट जाना चाहिए। सोने की विशेषता वाले जादुई कोर। जियो इक्सियन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, गूही द्वारा बताई गई विधि को याद करते हुए। ठीक है, वापस जाओ और पहले अपनी खुद की खेती को स्थिर करो। अपने सिस्टम स्पेस में खजाने के बारे में सोचते हुए गूही उन्हें मर्ज करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जियो इक्सियन से जाने का आग्रह किया। ये सुनकर जियो इक्सियन ने जादुई जानवर के अंडे को सीधे अपने स्थानिक वलय में रख दिया और हल्के से कहा, ठीक है गुरु, मैं विदा लेता हूँ। गूही ने थोड़ा सिर हिलाया, मम्मा आगे बढ़ो। जियो इक्सियन के जाने के बाद गूही कीमिया कक्ष में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक विचार के साथ अगले ही पल गूही ने सीधे कीमिया कक्ष के चारों ओर एक अवरोध स्थापित कर दिया। इस चरण को पूरा करने के बाद गूही धीरे धीरे कीमिया कक्ष के बीच में बैठ गया। अपनी स्थिति को थोड़ा समायोजित करने के बाद गूही ने फिर अपने दिमाग को सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। फिर गूही ने मन ही मन कहा, सिस्टम 20 साल की रुकी हुई साधना को मिलाना शुरू करो। जैसे ही गूही की आवाज गिरी, रंगीन प्रकाश क्षेत्र जो मूल रूप से सिस्टम स्पेस में शून्य में निलंबित था, तुरंत एक चमकदार रोशनी में बदल गया जो सीधे गूही के शरीर में जा गिरा। तारांकन बूम। तारांकन जैसे ही यह चमकदार रोशनी गूही के शरीर में प्रवेश करती है, अगले ही पल गूही को अपने शरीर के अंदर एक दबी हुई आवाज महसूस होती है, जिसके बाद एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलती है। यह ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली थी, जो उसके शरीर में एक बवंडर की तरह उमड़ती हुई गूही के अंगों और हड्डियों की ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर के अंदर से तीव्र दर्द निकल रहा था और गूही का रंग तुरंत ही मौत की तरह पीला पड़ गया। फिर पिछली बार की विधि का पालन करते हुए जैसे ही यह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसकी अंतर्निहित डुकी एक पल में बाहर निकल जाती है। इस ऊर्जा की तुलना में अंतर्निहित डुकी की शक्ति अधिक दबंग थी। दोनों के बीच संपर्क के क्षण में अंतर्निहित डुकी ने सीधे इस ऊर्जा को फैला दिया। इसके बाद गूही ने बिखरी हुई ऊर्जा को नियंत्रित किया, उन्हें अपने स्वयं के डांटियन में निर्देशित किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा डांटियन में प्रवेश करती गई, गूही के शरीर से निकलने वाली आभा अधिक से अधिक गहन होती गई। एक क्षण के बाद डांटियन में डुकी हुई की मोटाई साधना शुरू करने से पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गई। बस एक पल में ये गूही के लिए लगभग आधे साल की श्रमसाध्य साधना के बराबर था। इस भावना ने गूही को परमानंद में डुबो दिया। अब वह ऊर्जा को परिष्कृत करने में बेहद कुशल था और इस ऊर्जा की शुद्धता के साथ इसे संघनित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। उसे जो करने की आवश्यकता थी वह इस ऊर्जा को फैलाना और इसे सुचारू रूप से अपने डांटियन में निर्देशित करना था। मुझे आश्चर्य है कि इस सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरी साधना किस हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि इस साधना की प्रगति तेजी से हो रही है, लेकिन ये शरीर के अंदर डुकी हुई को अस्थिर भी करेगी और नींव संतुलित हो जाएगी। भविष्य में साधना को मजबूत करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी। साधना में तेजी से उछाल के आनंद में डूबे हुए गूही शांत रहे, चुपचाप इन ऊर्जाओं को अवशोषित और परिष्कृत करते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। और इस क्षण जब गूही ने एक बार फिर बिखरी हुई ऊर्जा की एक किरण को अपने डांटियन में निर्देशित किया, तो उसके शरीर के भीतर उसकी डुकी हुई का चक्रवात आश्चर्यजनक तरीके से हिंसक रूप से घूमने लगा। इस क्षण उसकी आभा भी बढ़ने लगी। तारांकन धमाका। तारांकन। गूही के शरीर से एक दबी हुई आवाज के साथ एक भयानक दबाव अनियंत्रित रूप से उसके शरीर से फूट पड़ा। यह दबाव आसपास की ओर बढ़ा, फिर कीमिया कक्ष की विशिष्ट दीवारों को भेदते हुए अंततः बाहरी अवरोध द्वारा अवरोध हो गया।
5 सितारा डू सम्राट। इस समय बूहे की साधना पहले ही 5 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। और फिर ये यही समाप्त नहीं हुआ। बूहे के शरीर में अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा बची हुई थी, जो पहले से अवशोषित ऊर्जा के 10वें हिस्से से भी कम थी। सफलता के बाद बूहे का हृदय और भी अधिक प्रेरणा से भर गया और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। समय बीतने के साथ बूहे की साधना ने सफलताएं प्राप्त करना जारी रखा। तारांकन धमाका। तारांकन। 1 घंटे के बाद भयावह दबाव एक बार फिर से जारी हुआ। 6 सितारा डू सम्राट। इस समय वह 6 सितारा डू सम्राट के दायरे में पहुंच चुका था। बूहे के शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसकी आभा बढ़ती रही। 1 और घंटा बीत गया और बूहे के शरीर के भीतर से फिर से एक दबी हुई आवाज गूंजी। 7 सितारा डू सम्राट। जारी रखते हुए 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया। तारांकन धमाका। तारांकन। बूहे के आसपास की आभा में एक और बदलाव आया। 8 सितारा डू सम्राट। इस समय बूहे पहले ही 8 सितारा डू सम्राट के शिखर क्षेत्र में कदम रख चुका था और इस सफलता के साथ बूहे के शरीर के भीतर की ऊर्जा अंततः पूरी तरह से अवशोषित हो गई। अगले ही पल बूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी काली पुतलियों में बैंगनी लपटों की अचानक लहरें उठी। उसी समय एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा और अनियंत्रित रूप से बाहरी अवरोध की ओर बढ़ गया। तारांकन धमाका। दरार। तारांकन। इस दबाव के प्रभाव में बाहरी अवरोध अचानक कुछ हद तक कमजोर दिखाई दिया, जिसमें दरारें उभर रही थी। ये दृश्य देखकर बूहे की अभिव्यक्ति बदल गई। जल्दी से अपनी आभा को एकाग्र कर लिया। कुछ सांसों के बाद बूहे की नजर धीरे धीरे शांत हो गई। तो यह 8 सितारा डू सम्राट की ताकत है। बूहे ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, अपने भीतर की अपार शक्ति को महसूस किया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। इस तेजी से बढ़ी हुई ताकत की अनुभूति ने उसे बेहद सहज महसूस कराया। हालांकि इतनी तेजी से सफलता अनिवार्य रूप से शरीर के भीतर डूकी हुई में कुछ अस्थिरता की ओर ले जाती है। अपने शरीर के अंदर डूकी हुई की स्थिति को महसूस करते हुए बूहे ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। फिर एक विचार के साथ उसने दिव्य अग्नि तड़का तकनीक को सक्रिय किया। इसके बाद अंतर्निहित दिव्य अग्नि धीरे धीरे बाहर निकली, धीरे धीरे उसके शरीर को घेर लिया। जैसे ही अंतर्निहित दिव्य अग्नि उसके पूरे शरीर को लपेटती हुई, यहाँ तक कि उसके अंगों और हड्डियों के बीच भी घुसती हुई, बूहे को अचानक एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीधे आग की लपटों पर रखा जा रहा हो और जलाया जा रहा हो। खुद को तीव्र दर्द सहने के लिए मजबूर करते हुए बूहे ने अपने दांत पीस लिए, जिससे अंतर्निहित दिव्य अग्नि उसके शरीर के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने लगी। 3 घंटे के बाद बूहे के शरीर पर अंतर्निहित दिव्य अग्नि धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर बूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों में बैंगनी लपटों की झलक दिखाई दी। अपने शरीर के अंदर की स्थिति का आकलन करने के बाद बूहे के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव प्रकट हुआ। ये दिव्य अग्नि तड़का तकनीक वास्तव में असाधारण है। हाल ही में दिव्य अग्नि तड़का के माध्यम से साधना में तेजी से वृद्धि के कारण आंतरिक डूकी हुई में पहले से उत्पन्न अस्थिरता पूरी तरह से हल हो गई थी। अपने शरीर के भीतर गहन और शुद्ध शक्ति को महसूस करते हुए बूहे के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्ट भाव दिखाई दिया। अध्याय 57। नालन यानरान की दिल में करवाहट। कीमिया कक्ष में अपनी साधना को मजबूत करने के बाद बूहे की चेतना एक बार फिर सिस्टम स्पेस में लौट आई। इसके बाद बूहे ने अपनी चेतना की एक कड़ी को अलग किया, धीरे धीरे शून्य में लटके हुए सुनहरे अंडे के पास पहुंच गया। डेंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मेजबान गोल्डन फेदर जायंट ईगल के साथ मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? जैसे ही बूहे की चेतना करीब पहुंची, सिस्टम प्रॉम्प्ट धीरे धीरे उसके दिमाग में गूंजने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बूहे ने सीधे घोषणा की, मास्टर सेवक अनुबंध बनाए। जैसे ही बूहे ने कहा, लाल रक्त की एक बूंद अचानक उसके शरीर से अलग हो गई, जो शून्य में सुनहरे अंडे की ओर बह रही थी। बूहे थोड़ा स्तब्ध था। लाल रक्त उसके शरीर से निकलते ही उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। यह उसका सार रक्त था। अगले ही पल सार रक्त की यह बूंद पहले से ही सुनहरे अंडे की सतह पर उतर चुकी थी। दहाड़, इस क्षण सुनहरा अंडा एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। अस्पष्ट रूप से बूहे को एक तीखी चीख की चीख सुनाई दी। सुनहरे अंडे पर टपकने वाले खून से अचानक एक चमकदार लाल चमक निकली, फिर एक खून के रंग की छाप में संघनित होकर धीरे धीरे सुनहरे अंडे के अंदर तक रिसने लगी। एक पल के बाद बूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने महसूस किया कि इस क्षण उसके और सुनहरे अंडे के बीच एक सूक्ष्म संबंध स्थापित हो गया था। वह महसूस कर सकता था कि सुनहरे अंडे के भीतर एक जीवन का पोषण हो रहा था। विशाल अंडे के अंदर का जीवन उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था, स्नेही चेतना की धागे संचारित कर रहा था। क्या ये सफल है? ये सब महसूस करते हुए बूहे की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह चेतना की एक किरण को आगे बढ़ाने, विशाल अंडे के पास जाने, अंदर की बेहोश चेतना से संपर्क बनाने, अपनी मित्रता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय बूहे ने एक बार फिर विशाल अंडे से निकलने वाली जानकारी को स्पष्ट रूप से महसूस किया। क्या आपको अंडे सेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है? बूहे ने जल्दी से विशाल अंडे का अर्थ समझ लिया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। गोल्डन फेदर जायंट ईगल निस्संदेह एक शुद्ध सोने की विशेषता वाला जादुई जानवर था। ऐसा लग रहा था कि उसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी वह सोने की विशेषता वाले जादुई कोर या अन्य सोने की विशेषता वाले खजाने और प्रतिभाशाली सामग्रियों से अधिक कुछ नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे जियामा कैपिटल सिटी की एक और यात्रा करनी होगी, बूहे ने खुद से कहा। विशाल अंडे को सांत्वना देने के बाद उसकी चेतना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गई। इसके बाद बूहे ने कीमिया कक्ष छोड़ दिया, अपने पंख फैलाए और सीधे यूनिलान संप्रदाय को छोड़ दिया। जियामा राजधानी शहर की ओर बढ़ गया। जियामा राजधानी शहर में पहुंचने पर बूहे सीधे मिटेल नीलामी घर गया। फिर उसने अपना असीमित सोने का सिक्का कार्ड निकाला और नीलामी घर में चौथे रैंक और उससे ऊपर के सभी सोने की विशेषता वाले जादू के कोर, साथ ही साथ सभी अन्य सोने की विशेषता वाले खजाने को साफ कर दिया।
इसके बाद वह शहर की अन्य दुकानों में गया और उस असाधारण तरीके का उपयोग करके सभी चौथे रैंक और उससे ऊपर की सोने की विशेषता वाले खजाने को साफ कर दिया। सोने की विशेषता वाले खजाने के अलावा बूहे ने काफी मात्रा में अन्य आवश्यक औषधीय सामग्री भी खरीदी। उदाहरण के लिए लियू लिंग और जियाओ यीजियान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रक्त शीतलन गोली और जेड हड्डी की गोली के लिए सामग्री। चूंकि उसने लियू लिंग को बढ़ाने का फैसला किया था, इसलिए गूहे को स्वाभाविक रूप से अधिक सामग्री तैयार करने की आवश्यकता थी। इन कार्यों को पूरा करने के बाद बूहे जियामा राजधानी शहर में नहीं रुके, वह सीधे यूनान संप्रदाय में वापस चले गए। जल्द ही कीमिया कक्ष में बूहे ने सभी खरीदे गए स्वर्ण गुण खजाने को सिस्टम स्पेस में रख दिया। फिर उसकी चेतना सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। इसके बाद उसने चेतना की एक कड़ी को अलग किया और एक बार फिर विशाल अंडे से संवाद किया। एक पल के बाद सुनहरे अंडे ने एक बार फिर एक चमकदार सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित किया। सुनहरे प्रकाश के प्रकट होने के साथ सुनहरे अंडे के भीतर से अचानक एक बेहोश भक्षण शक्ति फूट पड़ी। इस भक्षण शक्ति का लक्ष्य आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ण गुण खजाने थे जिन्हें गूहे ने सिस्टम स्पेस में रखा था। फिर गूहे ने इन स्वर्ण गुण खजाने से छोटे सुनहरे प्रकाश बिंदुओं को बिखरते हुए देखा, धीरे धीरे सुनहरे अंडे की ओर बहते हुए और अंततः उसमें विलीन हो गए। गूहे महसूस कर सकता था कि इन स्वर्ण गुण खजाने से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद विशाल अंडा कुछ हद तक उत्साहित लग रहा था। जिस गति से विशाल अंडे ने ऊर्जा को अवशोषित किया वह तेज नहीं था। गूहे ने अनुमान लगाया कि स्वर्ण गुण खजाने के इस बैच को पूरी तरह से निगलने में लगभग 10 दिन लगेंगे। सिस्टम स्पेस में कुछ समय बिताने के बाद गूहे धीरे धीरे पीछे हट गया। फिर उसने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को बुलाया और रक्त शीतलन की गोली और जेडबोन की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए अपनी खुद की साधना के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात अपने शिष्यों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाना था। ... जल्द ही एक और सप्ताह बीत गया। यूनान संप्रदाय के मुख्य शिखर पर आंगन में सफेद वस्त्र पहने दो आकृतियां हथेली की तकनीकों का एक सुंदर प्रदर्शन कर रही थी, आगे पीछे की चालों का आदान प्रदान कर रही थी। तारांकन। एक पल के बाद उनके अंतिम टकराव के बाद नालन यानरान ने एक सांस छोड़ी, अपना हाथ लहराते हुए और कहा, जियान एक, चलो रुकते हैं, चलो एक ब्रेक लेते हैं। ये सुनकर नालन यानरान का सामना कर रही जियाओ यीजियान ने थोड़ा मुस्कुराया और फुसफुसाया, जरूर। जियाओ यीजियान को देखकर, जिसमें थकान के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, नालन यानरान को थोड़ा पराजित महसूस हुआ। इस दौरान वे दोनों अक्सर एक साथ अभ्यास करते थे। जियाओ यीजियान की साधना के कारण इसने उस पर बहुत दबाव डाला था। इस अवधि में नालन यानरान ने अपनी साधना में और भी अधिक मेहनत की थी। 3 दिन पहले उसने आखिरकार एक सफलता हासिल की, एक 5 स्टार डू प्रैक्टिशनर के स्तर तक पहुंच गई। उसने सोचा कि अपनी सफलता के बाद अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल के साथ वह जियाओ यीजियान के खिलाफ थोड़ा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि नालन यानरान की हताशा के लिए उनके हालिया मुकाबले में उसने जियाओ यीजियान से एक बढ़ता हुआ मजबूत दबाव महसूस किया। यहाँ तक कि जियाओ यीजियान की ताकत भी उसे रहस्यमय और अप्रत्याशित लगी। एल्डर गूही को ऐसी राक्षसी प्रतिभा कहाँ से मिली? नालन यानरान ने खुद से कहा। उसे पता नहीं था कि जब वह घुटन महसूस कर रही थी तो जियाओ यीजियान और भी असहज महसूस कर रही थी। अब जियाओ यीजियान और नालन यानरान के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। नालन यानरान के साथ मुकाबला करते समय वह नुकसान पहुंचाने से डरती थी। इस कारण से उसे अपनी ताकत को सावधानी से दबाना पड़ा, इस डर से कि थोड़ा भी ज्यादा बल इस्तेमाल करने से नालन यानरान को सीधे चोट लग सकती है। इस अवधि के बाद जियाओ यीजियान के लाभ वास्तव में पर्याप्त थे। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, उसके शरीर के भीतर ढुकी हुई पर उसकी महारत लगभग बेजोड़ थी। अब लड़ाई के दौरान वह जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल न करने का ध्यान रख सकती थी। और यह सब नालन यानरान ने जबरन बाहर निकाल दिया। बहन जियानर, मैं बाद में शाही राजधानी जा रही हूँ, क्या आपके पास समय है? मेरे साथ आओ। दोनों महिलाएं एक मंडप में बैठी थी, आराम कर रही थी, चाय पी रही थी और पेस्ट्री खा रही थी। अचानक नालन यानरान ने पूछा। ये सुनकर जियाओ यीजियान ने उस जहर के बारे में सोचा जो उसके पास खत्म होने वाला था और आयर नवेल जायंट ईगल के अधूरे अंडे के बारे में। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। बढ़िया, चलो अब चलते हैं। इसके साथ ही नालन यानरान के होठों पर मुस्कान आ गई और वह खड़ी हो गई और जियाओ यीजियान को यूनान संप्रदाय के पहाड़ी द्वार से बाहर की ओर खींच लिया। अध्याय 58। छोटी बहन, तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे प्रति वास्तव में अच्छा है। बहन, शहर में प्रवेश करते समय तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहन रही हो? जियामा कैपिटल सिटी के प्रवेश द्वार पर जियाओ यीजियान ने नालन यानरान को देखा, जो एक सफेद लबादा पहने हुए था, एक हैरान भाव के साथ। ये सुनकर नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर बेबसी का भाव दिखा। क्या ये परिचितों द्वारा पहचाने जाने और फिर मेरे पिता को रिपोर्ट करने से बचने के लिए नहीं है? ये कहते हुए नालन यानरान के चेहरे पर नाराजगी का भाव दिखाई दिया। जब से मैं परिवार की सहमति के बिना सगाई तोड़ने के लिए जियाओ परिवार के पास गई, मेरे पिता और दादा बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कई बार यूनान संप्रदाय के लोगों को भेजा है, मुझे वापस आने के लिए कहा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस गई तो वे निश्चित रूप से मुझे फिर से डांटेंगे। नालन यानरान की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यीजियान को अचानक समझ में आ गया। मैं समझ गई। नालन यानरान द्वारा अपनी सगाई रद्द करने के मामले के बारे में उनके साथ रहने के दौरान जियाओ यीजियान ने नालन यानरान से कुछ विवरण जान लिए थे। हालांकि उसे लगा कि सीनियर सिस्टर नालन द्वारा सगाई रद्द करना थोड़ा अनुचित था। नालन यानरान ने समझाया था कि वह बचपन से अपने मंगेतर से कभी नहीं मिली थी, उसे वह पसंद नहीं था और वह एक बेकार व्यक्ति था जिसे पालना भी नहीं था। सीनियर सिस्टर नालन की भविष्य की खुशी के बारे में सोचते हुए एक अच्छी बहन के रूप में जियाओ यीजियान ने स्वाभाविक रूप से उसके निर्णय का समर्थन किया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे पिता और दादा मेरी शादी उस जियाओ यान से क्यों करने पर जोर दे रहे हैं।
इस वजह से मैं अब घर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। नालान यानरान के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। नालान यानरान को बुरे मूड में देखकर ज़ियाओ यीजियान ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, सीनियर, शायद वे बस एक पल के लिए नाराज हैं। कुछ समय बाद जब वे शांत हो जाएंगे तो वे स्वाभाविक रूप से आपको माफ कर देंगे। नालान यानरान ने आह भरी, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। चलो चलते हैं, अब हमारी बारी है। दोनों शहर में प्रवेश करने के लिए शहर के गेट पर कतार में खड़े थे। जब नालन यानरान की बारी आई तो उसने ज़ियाओ यीजियान को पकड़ लिया और जियामा कैपिटल सिटी की ओर चल पड़ी। बहन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सड़क पर ज़ियाओ यीजियान कुछ उलझन में नालन यानरान के पीछे पीछे चल रहा था। नालन यानरान ने जवाब दिया, मिटर नीलामी घर, यहीं पर वो चीजें हैं जो मैं खरीदना चाहता हूँ। ओह, ज़ियाओ यीजियान ने चंचलता से जवाब दिया और पीछे पीछे चल पड़ी। यह उसका जियामा कैपिटल सिटी में पहली बार प्रवेश करने का अनुभव था और वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसे डर था कि वह खो न जाए और अपना रास्ता न खोज पाए। थोड़ी देर बाद दोनों एक भव्य इमारत के सामने पहुंचे जिस पर मिटर ऑक्शन हाउस लिखा था। बहन, चलो अंदर चलते हैं। फिर नालन यानरान ने ज़ियाओ यीजियान को सीधे मिटर परिवार के परिसर में ले गया। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नालन यानरान और ज़ियाओ यीजियान के हॉल में प्रवेश करने के बाद एक नाजुक दिखने वाली नौकरानी तुरंत उनके पास आए और पूछा। नालन यानरान ने शांति से कहा, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, कृपया मेरे पीछे आइए मेहमानों। नौकरानी का रवैया सम्मानजनक था। दोनों नौकरानी के पीछे पीछे फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। फ्रंट डेस्क पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। नौकरानी द्वारा यह समझाने के बाद कि क्या हुआ है अपनी यात्रा के उद्देश्य को लेकर, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नलन यानरान और ज़ियाओ यीजियान के पास मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा, आपको क्या खरीदना है? नलन यानरान ने अपनी चादर ओढ़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं ज़ेट्स्किन एलिक्सिर की 10 बोतलें खरीदना चाहती हूँ। ज़ेट्स्किन एलिक्सिर, ठीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर सवालिया निगाहों से ज़ियाओ यीजियान की ओर देखा। इससे पहले कि ज़ियाओ यीजियान जवाब दे पाती, नालन यानरान झुकी और फुसफुसा कर बोली, जूनियर सिस्टर, क्या तुम भी कुछ ज़ेट्स्किन एलिक्सिर खरीदना चाहती हो? ये दूसरे दर्जे का एलिक्सिर है। साधना के बाद इससे नहाने से न केवल आपकी त्वचा नमयुक्त होगी बल्कि आपकी साधना की गति भी थोड़ी बढ़ेगी। ज़ेट्स्किन एलिक्सिर। ज़ियाओ यीजियान ने अपनी आंखें झपकाईं, फिर अपना सिर हिलाया, सीनियर सिस्टर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नालन यानरान कुछ पल के लिए हैरान हुई, फिर कुछ सोचकर फुसफुसा कर बोली, चिंता मत करो जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। उसने मान लिया कि ज़ियाओ यीजियान ने आर्थिक तंगी के कारण ज़ेट्स्किन एलिक्सिर खरीदने से मना कर दिया, वह उसे खरीदने में असमर्थ थी। हालांकि ये शब्द कहने के बाद नालन यानरान भी थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। उसकी वर्तमान स्थिति पहले से अलग थी। वह अपने परिवार से पैसे नहीं मांग सकती थी। ज़ियाओ यान से तलाक के बाद से वह घर जाने के लिए अनिच्छुक थी और उसके कार्ड का बैलेंस केवल 2 लाख सोने के सिक्के थे। ज़ेट्स्किन एलिक्सिर की कीमत प्रति बोतल 10,000 सोने के सिक्के थी। अगर उसने ज़ियाओ यीजियान को आमंत्रित किया तो वह भी कंगाल हो जाएगी। हालांकि नालन यानरान की बातें सुनने के बाद ज़ियाओ यीजियान ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ बहन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर उसने अपनी अंगूठी से ज़ेटबोन पिल की कई बोतलें निकाली और कहा, शिक्षक ने मुझे बहुत सारी ज़ेटबोन पिल दी है। मैं इसका इस्तेमाल नियमित रूप से नहाने के लिए करती हूँ। ज़ेटबोन पिल। ज़ियाओ यीजियान द्वारा निकाली गई छोटी बोतलों को देखकर नालन यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका मुंह थोड़ा सा हिल गया। शाही राजधानी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते नालन परिवार स्वाभाविक रूप से ज़ेटबोन पिल के बारे में जानता था। ज़ेटबोन पिल्स को चौथी श्रेणी की गोली के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो न केवल त्वचा को नमी प्रदान करती है, सुंदरता प्रदान करती है और युवाओं को संरक्षित करती है, बल्कि शरीर की ताकत को भी बढ़ाती है। इसके अलावा ज़ेटबोन पिल्स की सिर्फ एक बोतल की कीमत लगभग 1,50,000 सोने के सिक्के है। प्रभाव और कीमत के मामले में ज़ेटबोन पिल्स ने ज़ेट्स्किन एलिक्सिर को बहुत पीछे छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़ियाओ यीजियान के हाथों में ज़ेटबोन पिल्स को कीमिया किंगुहे ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। जूनियर सिस्टर, आपके शिक्षक आपके लिए वास्तव में अच्छे हैं। नालन यानरान का स्वर अचानक थोड़ा खट्टा हो गया। ये सुनकर ज़ियाओ यीजियान ने ज्यादा नहीं सोचा और सहमति में सिर हिलाया, शिक्षक इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। बगल में मौजूद प्रबंधक उनकी बातचीत सुनकर और ज़ियाओ यीजियान के हाथों में छोटी बोतलें देखकर बेहद हैरान हो गया। ज़ेटबोन पिल्स से नहाना इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि असाधारण थी। हालांकि उसने चतुराई से ज़ियाओ यीजियान से आगे कुछ नहीं पूछा और इसके बजाय नालन यानरान की ओर देखते हुए कहा, मिस, कृपया एक पल रुकें, मैं आपके लिए ज़ेट्स्किन एलिक्सिर लेकर आता हूँ। बोलने के बाद प्रबंधक मुड़कर जाने वाला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपके पास यहाँ सोने की विशेषता वाले जादू की कोर है? ज़ियाओ यीजियान अचानक बोल पड़ा, उसे कुछ याद आ गया। ये सुनकर प्रबंधक वहीं रुक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सोने की विशेषता वाले जादू के कोर बेशक हमारे पास हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपको किस ग्रेड की सोने की विशेषता वाले जादू के कोर की जरूरत है। प्रबंधक के दिमाग में एक अजीब विचार आया, क्या सोने की विशेषता वाले जादू के कोर हाल ही में इतने लोकप्रिय हो गए हैं? उसे अभी भी 1 हफ्ते पहले का दृश्य याद है जब एक ग्राहक ने नीलामी घर से सभी चौथी श्रेणी के जादू के कोर साफ कर दिए थे। उसने ये भी सुना कि न केवल उनके इटिया नीलामी घर में बल्कि अन्य छोटी और बड़ी दुकानों में भी चौथी श्रेणी और उच्चतर सोने की विशेषता वाले जादू के कोर इसी तरह साफ कर दिए गए थे। वह ग्राहक वाकई बहुत अमीर होगा। प्रबंधक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या सोने की विशेषता वाले जादू के कोर महंगे हैं? ज़ियाओ यीजियान ने झिझकते हुए पूछा। अपने शिक्षक के कार्ड में 220,000 सोने के सिक्के होने के कारण ज़ियाओ यीजियान को नहीं पता था कि वह किस ग्रेड के सोने के गुण जादू कोर खरीद सकती है। ये सुनकर प्रबंधक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि यह ग्राहक पिछली बार वाले ग्राहक जितना अमीर नहीं है।
इसके बाद प्रबंधक ने जियाओ जियान को सोने के गुण जादूकोर की कीमतें समझाना शुरू किया। अध्याय 59। छोटी बहन, मैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। पहली श्रेणी का स्वर्ण गुण जादूकोर, जिसकी कीमत 3000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। दूसरी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादूकोर, जिसकी कीमत 8000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। तीसरी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादूकोर, जिसकी कीमत 15000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। चौथी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादूकोर, जिसकी कीमत 30000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। पांचवी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादूकोर, जिसकी कीमत 1 लाख स्वर्ण सिक्के प्रति है। छठी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादूकोर, जिसकी कीमत 3 लाख स्वर्ण सिक्के प्रति है। जल्द ही प्रबंधक ने जियाओ जियान को विभिन्न ग्रेड के स्वर्ण गुण जादूकोर की कीमतें बताईं। बाद में उसने जियाओ जियान को देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको किस ग्रेड का जादूकोर चाहिए? जियाओ जियान ने एक पल के लिए संकोच किया और धीरे से कहा, मुझे अभी 5वीं श्रेणी के 3 जादूकोर दे दो। प्रबंधक हैरान रह गया और उसने जियाओ जियान का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। इस व्यक्ति के पास भी काफी पैसा है ना? 5वीं कक्षा के जादू के कोर तुरंत मांगना, कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहाने के लिए जेड स्किन एलिक्सिर का उपयोग कर सकती है। सौभाग्य से उसने पिछले सप्ताह में कई स्वर्ण विशेषता जादूकोर एकत्र किए थे, अन्यथा वह आज उन्हें बनाने में सक्षम नहीं होता। हालांकि उसे जल्दी से एहसास हुआ और उसने सम्मानपूर्वक कहा, कृपया 1 मिनट रुके अतिथि, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहने के बाद प्रबंधक मुड़ा और चला गया। प्रबंधक के चले जाने के बाद नालन यानरान ने आश्चर्य से जियाओ जियान को देखा और पूछा, जूनियर बहन, आप इतने सारे 5वीं कक्षा के जादूकोर क्यों खरीद रही हैं? भले ही आप कीमिया का अभ्यास कर रही हो, आपको इतने उच्च स्तरीय जादूकोर की आवश्यकता नहीं है ना? नालन यानरान के विचार में जियाओ जियान द्वारा स्वर्ण गुण जादूकोर की खरीद संभवतः कीमिया के लिए थी। हालांकि 5वीं कक्षा के जादूकोर का उपयोग आमतौर पर 5वीं कक्षा के अमृत के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि जियाओ जियान ने 5वीं कक्षा के इतने महंगे स्वर्ण गुण जादूकोर क्यों खरीदे। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए जियाओ जियान ने अपनी अंगूठी से आयरनविन जायंट ईगल का जादुई जानवर का अंडा निकाला। बहन, शिक्षक ने मुझे 5वीं कक्षा का जादुई जानवर का अंडा दिया है। मैंने शिक्षक से पूछा और उन्होंने कहा कि यह जादुई जानवर का अंडा एक स्वर्ण गुण जादुई जानवर का है, इसलिए मुझे इसे सेने के लिए इसे अवशोषित करने के लिए स्वर्ण गुण जादूकोर खरीदने की आवश्यकता है। नीले जादुई जानवर के अंडे को अपने हाथ में पकड़े हुए जियाओ जियान ने धीरे से समझाया। नालन यानरान ने जियाओ जियान के हाथ में 5वीं कक्षा के जादुई जानवर के अंडे को देखा, चुपचाप अवाक। ये 5वीं कक्षा का जादुई जानवर का अंडा है। इसकी कीमत कम से कम कुछ मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर है ना? एल्डरगुहे ने इसे अपने संप्रदाय के एक शिष्य को भी दिया था। जियाओ जियान के हाथ में जादुई जानवर के अंडे को देखकर नालन यानरान को एक बार फिर अपने दिल में कड़वाहट का एहसास हुआ। एल्डरगुहे अपने संप्रदाय के शिष्यों के प्रति बहुत उदार हैं। मेरे गुरु मुझे कभी इतना अच्छा उपहार नहीं देंगे। पहले की जेड स्किन अमृत के बारे में सोचते हुए नालन यानरान जियाओ जियान से कहने से खुद को रोक नहीं पाए, जूनियर सिस्टर, मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या है। ये सुनकर जियाओ जियान ने अपने सुंदर चेहरे पर एक स्वीकृति भरी मुस्कान दिखाई। शिक्षक हमेशा मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, मुझे हर महीने कई उपहार देते हैं। ये 5वीं कक्षा का जादुई जानवर का अंडा 1 सप्ताह पहले ही उनसे उपहार के रूप में मिला था। जादुई जानवर के अंडे को अपने हाथों में पकड़े हुए जियाओ जियान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। वाकई ईर्ष्यालु। जियाओ जियान के चेहरे पर मीठी मुस्कान देखकर नालन यानरान और भी ईर्ष्यालु हो गई। जादुई जानवर के अंडे को अपने हाथों में कुछ देर तक सहलाने के बाद जियाओ जियान ने उसे ध्यान से अपनी अंगूठी में डाल दिया, जैसे कि वह कोई कीमती खजाना हो। जल्द ही प्रबंधक 2 बेहतरीन बैग लेकर लौटा जिसमें सामान था। प्रिय अतिथि, ये आपकी जेड स्किन अमृत की 10 बोतलें हैं, कुल मिलाकर 1 लाख सोने के सिक्के। प्रबंधक ने नालन यानरान को एक बेहतरीन बैग दिया। नालन यानरान ने बैग लेने के लिए अपना जेड हाथ बढ़ाया, फिर एक बैंगनी सोने का कार्ड निकाला और प्रबंधक को सौंप दिया। एक ट्रिपल लाइन बैंगनी सोने का कार्ड। प्रबंधक ने कार्ड लिया और उसे देखा। अचानक नालन यानरान के बारे में उसकी राय बेहतर हो गई। ट्रिपल लाइन बैंगनी सोने का कार्ड प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 ग्रैंड मास्टर स्तर के किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस युवती के पास 2 ग्रैंड मास्टर की साधना नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि काफी असाधारण लगती है। कार्ड लेने के बाद स्टीवर्ड ने अपनी नजर जियाओ जियान पर घुमाई। जियाओ जियान ने हल्की मुस्कान दी और अपनी अंगूठी से एल्डरगुहे द्वारा दिया गया बैंगनी सोने का कार्ड भी निकाला। जियाओ जियान को एक और बैंगनी सोने का कार्ड पेश करते देख स्टीवर्ड को और भी यकीन हो गया कि वे दोनों ही असाधारण हैं। हालांकि अगले ही पल स्टीवर्ड ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जियाओ जियान द्वारा सौंपे गए फन कार्ड को देखते हुए और खुद को रोक नहीं पाया और कहा, 7 पंक्ति बैंगनी सोने का कार्ड। स्टीवर्ड का चेहरा अचानक बदल गया और उसने जल्दी से जियाओ जियान को अत्यंत सम्मान के साथ थोड़ा झुकाया। मैं अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया मेरे साथ वीआईपी कमरे में आइए, विशिष्ट अतिथि। जियाओ जियान के प्रति स्टीवर्ड के रवैये में एक पल में नाटकीय बदलाव आया। स्टीवर्ड के पद पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मितिर परिवार के शीर्ष स्तरीय सदस्यों का नियम था कि जो कोई भी मितिर नीलामी घर में पर्पल गोल्ड कार्ड लेकर प्रवेश करता है उसे एक विशिष्ट अतिथि माना जाता है और बिना किसी अपमान के उसके साथ विशेष सम्मान से पेश आना चाहिए। उन्हें एक उच्च स्तरीय सदस्य की यह बात याद आई कि अगर कोई 7 लाइन पर्पल गोल्ड कार्ड लेकर प्रवेश करता है तो उसकी सेवा उतनी ही सम्मानजनक होनी चाहिए जैसे कि वह परिवार के मुखिया के साथ व्यवहार कर रहा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 7 पंक्ति बैंगनी स्वर्ण कार्ड हो, यहाँ तक कि मितिर परिवार भी, उन्हें अपमानित नहीं कर सकता था। इस समय प्रबंधक को थोड़ा चिंता हुई। उसे डर था कि उसका पिछला व्यवहार अनुचित हो सकता है और उसके सामने मौजूद विशिष्ट अतिथि को परेशान कर सकता है। अगर वह किसी विशिष्ट अतिथि को अपमानित करता जिसके पास 7 पंक्ति बैंगनी स्वर्ण कार्ड हो तो वह शायद खुद मौत की कगार पर होगा। क्या 7 पंक्ति बैंगनी स्वर्ण कार्ड?
बगल में जब नलन यानरान ने प्रबंधक की पुकार सुनी तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। 7 पंक्ति बैंगनी स्वर्ण कार्ड ऐसी चीज थी जिसे केवल दूरवान स्तर के विशेषज्ञ या 5वीं रैंक के कीमियागरी प्राप्त कर सकते थे। क्या ये भी एल्दगोहे की ओर से जूनियर सिस्टर को दिया गया उपहार हो सकता है? नलन यानरान की नजर को महसूस करते हुए ज़ियाओ जियान ने एक बार फिर एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की। ये भी मुझे मेरे शिक्षक ने दिया था। फिर उसने आदरणीय प्रबंधक की ओर देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं, हम जल्द ही चले जाएंगे। अचानक ज़ियाओ जियान को कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आपके पास यहाँ कोई जहरीली जड़ी बूटियां हैं? जहरीली जड़ी बूटियां? प्रबंधक क्षण भर के लिए चौंक गया। ये सोचकर कि वो समझ नहीं पाया, ज़ियाओ जियान ने समझाया, मेरा मतलब कुछ अत्यधिक जहरीली औषधीय जड़ी बूटियां हैं। प्रबंधक को एहसास हुआ और उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हमारे पास हैं। ज़ियाओ जियान ने विनम्रता से कहा, तो कृपया मुझे कुछ दूसरी और तीसरी श्रेणी की जहरीली जड़ी बूटियां लाने में मदद करें। प्रबंधक के पास अपने संदेहों पर विचार करने का समय नहीं था और उसने जल्दी से उत्तर दिया, ठीक है, कृपया एक पल रुके, मैं उन्हें तुरंत आपके लिए ला दूंगा। इस बार प्रबंधक तेजी से गया और भी तेजी से वापस आया। अतिथि, यहाँ आपको आवश्यक स्वर्ण गुण जादूकोर, साथ ही ये जहरीली जड़ी बूटियां हैं। कुल 1.3 मिलियन स्वर्ण सिक्के हैं। हालांकि आपके 7 लाइन पर्पल गोल्ड कार्ड के साथ आप 20% छूट का आनंद ले सकते हैं। अंतिम कीमत 1.04 मिलियन स्वर्ण सिक्के हैं। आपके कार्ड पर मूल रूप से 2.2 मिलियन स्वर्ण सिक्के थे, इसलिए कटौती के बाद आपके पास अभी भी 1.16 मिलियन स्वर्ण सिक्के हैं। प्रबंधक ने ज़ियाओ जियान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को उसे सौंप दिया और सावधानीपूर्वक राशि की गणना की। ज़ियाओ जियान ने वस्तुओं के 2 बैग लिए और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। प्रबंधक के शब्दों को सुनकर नलन यानरान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 2.2 मिलियन स्वर्ण सिक्के, हे भगवान! उसने शांत चेहरे वाली ज़ियाओ जियान को देखा और खुद से कहा, जूनियर बहन, मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करती हूँ। अध्याय 60, अनुगामी विषैलापन। वरिष्ठ बहन, क्या आप कुछ और खरीदना चाहती हैं? खरीदी गई वस्तुओं की जांच करने के बाद ज़ियाओ जियान ने उन्हें अपने स्पेस रिंग में संग्रहित कर लिया। फिर वह नलन यानरान की ओर मुड़ी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ये सुनकर नलन यानरान अपने विचारों से बाहर निकली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, चलो वापस चलते हैं। ज़ियाओ जियान ने सिर हिलाया, ठीक है। इसके बाद प्रबंधक की विनम्र विदाई के तहत दोनों धीरे धीरे मिटेर नीलामी घर से बाहर निकल गए। हालांकि नलन यानरान और ज़ियाओ जियान के मिटेर नीलामी घर से बाहर निकलने के बाद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी धीरे धीरे पीछे पीछे चला गया। नलन यानरान और ज़ियाओ जियान के विदा होते हुए आकृतियों को देखकर उस व्यक्ति की आंखों में एक ठंडक दिखाई दी। 7 पंक्तियों वाला बैंगनी सोने का कार्ड, 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा। ऐसा लगता है कि इस बार मेरा सामना एक बड़ी मोटी भीड़ से हुआ है। ... नलन यानरान और ज़ियाओ जियान के मितेर नीलामी घर से चले जाने के बाद वे पवित्र शहर गामा में नहीं रुके। इसके बजाय वे शहर के द्वार की ओर बढ़ गए। लाइन में थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद दोनों धीरे धीरे शहर के द्वार से बाहर निकले और यूनान संप्रदाय की दिशा में वापस लौट आए। वरिष्ठ बहन, एल्दगोहे ने आपको जो 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा दिया है, वह किस तरह का जादुई जानवर है? कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नलन यानरान ने ज़ियाओ जियान से पूछा। ज़ियाओ जियान ने उत्तर दिया, यह एक आयरनविन विशाल ईगल है। नलन यानरान ने आश्चर्य व्यक्त किया, ये वास्तव में एक उड़ने वाला जादुई जानवर है। नलन यानरान ने थोड़ी ईर्ष्या करते हुए कहा, जूनियर सिस्टर, जब आयरनविन जायंट ईगल निकलेगा तो आपको मुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाना होगा। इन शब्दों पर ज़ियाओ जियान के चेहरे पर तड़प की झलक दिखाई दी। उसने नलन यानरान को सिर हिलाते हुए कहा, बेशक, अगर मौका मिला तो मैं सीनियर सिस्टर को अपने गृहनगर किंगशान टाउन ले जाऊंगी। मुझे वहाँ एक खूबसूरत घाटी के बारे में पता है और सीनियर सिस्टर को यह जरूर पसंद आएगी। किंगशान टाउन, नलन यानरान ने बड़बड़ाया। वह गामा के पवित्र शहर में पली बड़ी थी और टूटी हुई सगाई के लिए भूटान शहर जाने के अलावा उसने शायद ही कभी शहर छोड़ा हो। स्वाभाविक रूप से उसने किंगशान टाउन के बारे में कभी नहीं सुना था। खैर, किंगशान टाउन में मेरा एक ब्लू ईगल दोस्त भी है। मैं उस समय उसे वापस यूनान संप्रदाय में ले जाऊंगी। ज़ियाओ जियान की आंखों में पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। इतने लंबे समय तक अपने गृहनगर को छोड़ने के बाद उसे घर की थोड़ी याद भी आ रही थी। उसने तय किया था कि जब वह मजबूत हो जाएगी तो वह अकेले ही किंगशान टाउन जाएगी। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नलन यानरान की आंखों में भी जिज्ञासा दिखी। वह शायद ही कभी बाहर जाती थी और बाहरी दुनिया के लिए तरस रही थी। जैसे जैसे दोनों चलते और बात करते गए, वे अनजाने में एक घने जंगल में पहुंच गए। ये घना जंगल यूनान संप्रदाय में वापस जाने का सबसे नजदीकी रास्ता था। जब वे आए तो नलन यानरान ने ज़ियाओ जियान को इस रास्ते पर ले जाया। इस समय ज़ियाओ जियान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह अचानक रुक गई। ज़ियाओ जियान को अचानक रुकते देख नलन यानरान हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ छोटी बहन? बड़ी बहन, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। शायद इसलिए कि वो किंगशान टाउन में अक्सर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में जाती थी। ज़ियाओ जियान दूसरों की तुलना में आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील थी। अब जब नलन यानरान ने पूछताछ की तो ज़ियाओ जियान को संदेह हुआ और उसने कहा, वरिष्ठ बहन, जब हम आए थे तब यह इतना शांत नहीं था। अब ये भयानक रूप से शांत है, यहाँ तक कि एक पक्षी की चहचहाहट भी नहीं है। यह अजीब लगता है। ये सुनकर नलन यानरान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने गंभीर भाव से आसपास के घने जंगल को देखा। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। ज़ियाओ जियान ने सुझाव दिया, वरिष्ठ बहन, सुरक्षा के लिए क्या हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? जैसे ही नलन यानरान सहमत होने वाली थी, उसका भाव बदल गया। अचानक 4 नकाबपोश आकृतियां उनके सामने उभरी, तेजी से आगे बढ़ती हुई। जूनियर बहन, चलो जल्दी चलते हैं। ये दृश्य देखकर नलन यानरान का चेहरा बदल गया।
उसने ज़ियाओ जियान को पकड़ लिया और पवित्र शहर गामा की दिशा में तेजी से चल पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वे दूर जा पाते उन्हें रुकना पड़ा। नालन यानरान ने 2 नकाबपोश लोगों को देखा जो फिर से अप्रिय भाव के साथ दिखाई दिए। इस समय पीछे से 4 नकाबपोश आकृतियां नालन यानरान और ज़ियाओ जियान के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए आगे बढ़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों छोटी लड़कियां इतनी सतर्क रहोगी। सौभाग्य से हम पहले से तैयार थे, अन्यथा तुम बच सकती थी। मीटिंग नीलामी घर में दिखाई देने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नालन यानरान और ज़ियाओ जियान को देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। तुम किस तरह के लोग हो? नालन यानरान का चेहरा उसके लिबादे के नीचे थोड़ा बदल गया और उसका स्वर ठंडा हो गया। हम पर हमला करने की हिम्मत, क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी पहचान अलग है। आखिरकार 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड और 5वीं कक्षा का जादुई जानवर का अंडा ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हम लोग सामने ला सकते हैं। लेकिन जब तुम बाहर आते हो तो क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें धन को गुप्त रखने का सिद्धांत नहीं सिखाया है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक भयंकर रूप दिखाया। आज्ञाकारी रूप से अपने शरीर पर मौजूद खजाने को प्रकट करो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अन्य नकाबपोश व्यक्ति भी नलन यानरान और ज़ियाओ जियान को दुर्भावनापूर्ण इरादे से देखते हुए मुस्कुराए। उनमें से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति के पास 1 स्टार डू मास्टर की ताकत थी, जबकि अन्य सभी 7 स्टार या 8 स्टार डू अभ्यासी थे। ऐसी ताकत के साथ 2 अनुभवहीन युवा लड़कियों से निपटना एक बच्चे से कैंडी लेने जैसा था। समूह से उत्पीड़न महसूस करते हुए नलन यानरान का चेहरा बदल गया। उसे इस बार स्टीवर्ट जीए को साथ न लाने का पछतावा हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। नलन यानरान की तुलना में ज़ियाओ जियान पक्ष में बहुत शांत दिखाई दिया। क्या तुम हमें सुरक्षित रूप से जाने दोगे अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं मेरे शरीर पर खजाने? बीच में बैठे आदमी की ओर देखते हुए ज़ियाओ जियान ने धीरे से कहा। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। बेशक हम सिर्फ दौलत के पीछे हैं। हालांकि उसके शब्दों को सुनकर दूसरे नकाबपोश व्यक्तियों की आंखों में मजाक की झलक दिखी। वे जानते थे कि यह एक चाल थी जिसका इस्तेमाल नेता हमेशा करता था, जिसका उद्देश्य लक्ष्य की सुरक्षा को कम करना था। उनके सामने खड़ी ये 2 युवतियां स्पष्ट रूप से असाधारण पृष्ठभूमि की थीं। अगर वे उन्हें जिंदा छोड़ देते तो निस्संदेह अंतहीन मुसीबत लेकर आता। इसलिए वे इन 2 युवतियों को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। इन नकाबपोश व्यक्तियों की बातें सुनकर ज़ियाओ जियान की आंखें चमक उठी। नियमित रूप से भाड़े के सैनिकों से निपटने के कारण वह स्वाभाविक रूप से उतनी भोली नहीं थी जितनी वह दिखती थी। हालांकि इन नकाबपोश व्यक्तियों ने यह नहीं देखा कि किसी समय ज़ियाओ जियान के हाथ में अचानक एक जहर की बोतल दिखाई दी। ये चुपचाप खुली, एक रंगीन गैस निकली जो धीरे धीरे फैल गई। बगल में खड़ी नालन यानरान ने जल्दी से कहा, जूनियर सिस्टर, उन पर विश्वास मत करो। हालांकि वह अनुभवहीन थी, लेकिन नालन यानरान बता सकती थी कि ये लोग अच्छे चरित्र वाले नहीं थे। अगर वे खजाने को सौंप देते तो ये लोग उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने नहीं देते। ज़ियाओ जियान के चेहरे पर मासूमियत का भाव दिखाई दिया जब उसने कहा, सीनियर सिस्टर, उन्होंने कहा कि वे धन चाहते हैं। मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था कि धन एक बाहरी संपत्ति है। चूंकि वे इसे चाहते हैं इसलिए हम इसे उन्हें दे देंगे। ये कहते हुए ज़ियाओ जियान ने धीरे से अपने हाथ से अंतरिक्ष की अंगूठी उतारी।